अपने मेधा क्लासेस का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो है हम फिजिक्स के धुन धुन चैप्टर को पढ़ेंगे तथा इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम विस्तार से सूत्र जो न्यूमेरिकली या डेरिवेशन दिए उनको हल करेंगे तथा जितनी परिभाषाएँ दी गई है उनकी विशेषताओं को भी हम देखेंगे। और चैप्टर है हमारे जो है आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, आरआरबी जेईई तथा ऑल वनडे एग्जाम, जिसमें जो है हमारा साइंस आता है, जिसमें हम एनसीईआरटी साइंस टॉपिक, कांसेप्ट एंड न्यूमेरिकल को हम हल कर रहे हैं। जिसमें यदि आपका न्यूमेरिकल या ये जो सिलेबस है, तो उन एग्ज़ामों के लिए जो है ये क्लास आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जो क्लास है हम संपूर्ण जो है एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही इसको हम करा रहे हैं, जिसमें हम सभी परिभाषाओं तथा उनके जो न्यूमेरिकल या जो सूत्र दिए गए उनका डेरिवेशन भी करा रहे हैं। तो चलिए जो है आज की इस वीडियो में हम धुन चैप्टर को पढ़ते हैं कि धुन चैप्टर में क्या-क्या है तथा इनकी विशेषताओं को देखते हैं और न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एग्जाम होने वाला है एएलपी और टेक्नीशियन तथा आरआरबी। आप जानते होंगे कि आरआरबी जेईई भी उसका डेट आ गया है तथा एनटीपीसी ग्रुप डी सभी का जो है एग्जाम जो है शेड्यूल दे दिया गया है। वो समय-समय पर वैकेंसी आते रहेंगे। तो ये जो खासकर अभी जो वर्तमान में एएलपी और जो है टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, उसमें जो हमारा ये साइंस का जो ये टॉपिक चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो उनके लिए जो भी बच्चे मतलब एप्लीकेशन जो है अप्लाई किए हैं वो इन क्लासों को देख सकते हैं। तो ध्वनि चैप्टर में देखो हम क्या-क्या आज पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो ध्वनि की परिभाषाएँ क्या होती है, मतलब ध्वनि किसे कहते हैं, और ध्वनि की आवृत्ति तथा संचरण क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तथा ध्वनि तरंगों के लक्षण देखेंगे, जिसमें हम आवृत्ति, आयाम तथा चाल को देखेंगे। उसके बाद जो है ध्वनि के प्रवर्तन के बारे में देखेंगे। उसके अंदर जो है गूंज क्या होता है, जिसे इंग्लिश में इको कहते हैं। उसके बाद देखो अनुरणन क्या होता है, उसके बाद ध्वनि में बहुपरिवर्तन का उपयोग क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हमारा 5वां क्या है, मानव कर्ण एवं श्रवण सीमा मतलब क्या है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोग मतलब अनुप्रयोग क्या-क्या हैं उनको देखेंगे। डॉपलर का प्रभाव क्या होता है तथा मैक संख्या क्या होती है। जैसे लोग बोलते हैं कि कोई ब्रह्मोस मिसाइल 3 मैक से चलती है, 4 मैक से चलती है। तो आज मैक संख्या के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो आज धुन के चैप्टर में जो है इतने सभी कंसेप्टों को देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जितने भी दिए हैं उनको हम करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, तो आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए तथा इन सभी कंसेप्टों को जो है क्लियर करिए। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जो है ध्वनि की परिभाषाएँ क्या होती है। देखो ध्वनि जो होता है ऊर्जा का ही एक रूप है, मतलब ध्वनि जो है ऊर्जा का ही एक ही रूप है। ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है, मतलब जो धुन उत्पन्न होती है वो हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। मतलब जहाँ पर कंपन नहीं होगा वहाँ पर जो है ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। तो ध्वनि क्या-क्या है, ध्वनि की क्या-क्या विशेषताएँ हैं कि ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है। दूसरा दिया गया ध्वनि हमेशा जो कंपन से उत्पन्न होती है। तीसरा दिया गया बिना कंपन के ध्वनि जो उत्पन्न नहीं होती है। तो ये तीनों विशेषताएँ ध्वनि की है। अब देखो हमारे जैसे मनुष्य में भी तो जब हमारे मुँह से आवाज़ मतलब ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलता है, तो कहीं न कहीं कंपन होगा। तो वो कहाँ पर कंपन होता है, तो ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पिछले बार जो है ग्रुप डी में कई शिफ्टों में पूछा गया था। तो देखो मनुष्य के देखो लेरिंग्स एक होता है, लेरिंग्स में जो यहाँ पर एक लेरिंग्स होता है, वहाँ पर वाइब्रेशन होता है, तब हमारी ध्वनि निकलती है। तो ये पूछ सकता है कि मनुष्य में कहाँ पर वाइब्रेशन होता है, तो आप बता सकते हैं कि लेरिंग्स नामक ग्रंथ, मतलब यहाँ पर गले में एक लेरिंग्स पाया जाता है, वहीं पर जो है कंपन होती है, तो वहाँ से जो हमारी ध्वनि निकलती है। अब देखो ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब रेडियस ऑफ साउंड के बारे में हम देखेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो देखो वस्तु के आगे और पीछे होने की गति को, मतलब वस्तु के आगे और पीछे की होने की गति को जो है कंपन या दोलन कहते हैं। मतलब वस्तु के आगे और पीछे होने की गति को हम कंपन या दोलन कहते हैं। अब देखो आगे क्या है कि ध्वनि और देखो कंपन और दोलन समान है, मतलब कंपन और दोलन समान है, सिवाय इसके कि कंपन की आवृत्ति उच्च होती है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि कंपन और ध्वनि समान होती है, सिवाय इसके कि कंपन की आवृत्ति जो होती है, मतलब जिसे हम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, आवृत्ति उच्च होती है, जबकि दोलन की आवृत्ति जो बहुत कम होती है। यानी दोलन की जो है फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत कम होती है, तथा कंपन की जो फ्रीक्वेंसी होती है मतलब आवृत्ति वो बहुत
बहुत उच्च होती है। तो जो है कंपन और दोलन समान होते हैं, सिवाय इसके कि कंपन की आवृत्ति उच्च होती है, जबकि जो दोलन की आवृत्ति बहुत कम होती है। अब इसमें इसके आगे क्या दिया गया है, इसलिए जो है दोलन जो होता है ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पूछ सकता है क्या दोलन जो है ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो दोलन जो है ध्वनि नहीं उत्पन्न करता। उसके बाद दिया गया पिंड के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब पिंड की कहीं किसी पिंड पर जो है किसी पिंड के कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम जो है अब ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि ध्वनि हमारा कहाँ से उत्पन्न होती है तथा और उसके दोलन और जो है कंपन के बारे में हम देखें। अब हमारा अगला क्या कंसेप्ट है कि ध्वनि का संचरण किसे कहते हैं, मतलब ध्वनि का संचरण कहाँ से होता है। तो ध्वनि जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने का जो है पहुँचना ही जो है ध्वनि का संचरण कहलाता है। मतलब ध्वनि का संचरण मतलब होता है जाना। तो यहाँ दिया गया ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना ही जो है ध्वनि का संचरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कैसे होता है, कि जैसे कि कण कंपन करते हैं, मतलब कण जो है कंपन करते हैं तो वे आस-पास के कणों को स्थानांतरित करते हैं। मतलब जब कण कंपन करते हैं तो आस-पास के कणों को स्थानांतरित करते हैं और ध्वनि को माध्यम से आगे प्रसारित करते हैं और ध्वनि हमेशा माध्यम से आगे प्रसारित होती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जब कोई कण आपस में कंपन करते हैं तो वो आस-पास के कणों को स्थानांतरित करता है, जिसके माध्यम से ध्वनि का प्रसारित होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आप जान लीजिए कि ध्वनि को हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ अब माध्यम वो कोई भी हो सकता है। जैसे आप किसी ठोस में हम कोई ठोस में हम जब कोई चीज़ हम ठोकते हैं तो बहुत तेज़ी से सुनाई देता है। तो ठोस क्या है? एक माध्यम है। तो वही बोला गया है कि ध्वनि को हमेशा माध्यम की आवश्यकता है। वहीं जो है जब हम प्रकाश का चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पर जो है प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देखो हमारे वायुमंडल में जो कुछ कुछ ऊँचाई के बाद निर्वात आ जाता है, तो वहाँ पर माध्यम नहीं होता है। तो कैसे हमारा प्रकाश जो आ जाता है, तो वहाँ पर जो है हमेशा प्रकाश को जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए जो है प्रकाश हमारा पृथ्वी तक आ जाता है। लेकिन चंद्रमा पर हम कुछ बोलते हैं तो वहाँ पर सुनाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर माध्यम नहीं है, इसीलिए जो है ध्वनि नहीं सुनाई देता। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि को हमेशा चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर घंटी घंटी कोई मंदिर में घंटी बजाता है तो वहाँ पर जो जितने भी मनुष्य रहते हैं वो सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में हवा होती है, वो वायुमंडल में हवा होती है तो ध्वनि को एक माध्यम मिल जाता है, जो अपने कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब प्रसारित होकर मनुष्य के कान में सुनाई देता है। तो ध्वनि का संचरण कुछ इस प्रकार होता है। तो हम ध्वनि के संचरण के बारे में पढ़े। अब अगला क्या है हमारा, कि ध्वनि का प्रसार कैसे होता है, मतलब ध्वनि का जो है प्रसार कैसे होता है। तो इनकी विशेषताओं को देखते हैं कि कैसे-कैसे प्रसार होता है। तो ध्वनि एक तरंग के रूप में प्रसारित होता है, मतलब ध्वनि जो होता है एक तरंग के रूप में प्रसारित होता है। तरंग तरंग एक गति कर तरंग एक गति करता हुआ कंपन है, मतलब तरंग जो होता है एक गति करता हुआ कंपन है जो पदार्थ के माध्यम से प्रसारित होता है। मतलब तरंग जो होता है वो गति करता हुआ एक कंपन है जो पदार्थों के माध्यम से प्रसारित होता है। उसके बाद क्या है कि तरंग पदार्थ को स्थानांतरित किए बिना ऊर्जा का स्थानांतरित करता है। यहाँ पर दिया गया है कि तरंग पदार्थ को स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना स्थानांतरित किए, वो किए बिना जो ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो यहाँ पर जो है ध्वनि का प्रसारण हम कुछ इस प्रकार देखें। अब हम देखेंगे तरंग कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो तरंग को हम इंग्लिश में वेव के नाम से जानते हैं। अब तरंग जो होता है हम तरंग को 2 भागों में बाँटते हैं। जो हमारा पहला प्रकार है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग, मतलब जिसे हम अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा जो यांत्रिक तरंग, जिसे हम मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। तो तरंग कितने प्रकार का होता है? तरंग हमारा 2 प्रकार का होता है। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, दूसरा यांत्रिक तरंग होता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंग को जो हम आगे इसका पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन के रूप में प्रसारित होने वाली तरंगे हैं, इन्हें प्रसार के लिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इन्हें अपना फैलाव या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो एक्स-रे या अल्ट्रावेव जो किरणें होती है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। अब हम यांत्रिक तरंगे पढ़ेंगे कि यांत्रिक तरंग क्या होता है, मतलब मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं। तो यह यांत्रिक तरंग जो होता है, यह एक यांत्रिक तरंग
एक तरंग है, मतलब यांत्रिक तरंग एक तरंग है जो पदार्थ का एक दोलन है, जो पदार्थ का एक दोलन है और एक माध्यम से, मतलब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। मतलब यांत्रिक तरंगों को एक स्थान से दूसरे, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए है और माध्यम के लिए जो हस्तांतरित करने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जो प्रसार के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब साफ-साफ इसका कहने का मतलब है कि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए हमेशा जो है, हमें माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए इसका साफ नोट्स है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में यही अंतर है कि इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और इन्हें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखो यह यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। अब देखो यांत्रिक तरंगें जो होती हैं, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग इन्हें दो भागों में बाँटा गया है, जिन्हें हम अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं, दूसरा हमारा जो है अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम पढ़े थे क्या, अनुप्रस्थ तरंगें। हम जब यांत्रिक तरंग को डिफाइन करेंगे तो देखो ये यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यही अनुप्रस्थ तरंगें जो है इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम जो अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में हम अब देखेंगे कि क्या-क्या इसकी खास बात है। अब देखो अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, देखो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबोत्तोलन करते हैं। मतलब जो अनुप्रस्थ होती हैं, ये तरंग संचरण की दिशा जो होती है, इससे पूछ लेता है कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, इन्हें तरंग संचरण की दिशा कैसी होती है, तो हम ये तो इसकी तरंग संचरण की दिशा हमेशा लंबवत होती है। उसके बाद कि देखो अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण की दिशा हमेशा अनुदिश होती है। मतलब ध्वनि तरंगों का संचरण किस रूप में होता है, तो अब हम ध्वनि तरंगों का संचरण के परिभाषाएँ देखेंगे कि ये इनकी क्या-क्या खास विशेषताएँ हैं। तो देखो ध्वनि के संचरण के दौरान देखो माध्यम के कणों के बीच 2 क्षेत्र बनते हैं। मतलब ध्वनि के संचरण के दौरान जो होते हैं, माध्यम के कणों के बीच 2 क्षेत्र बनते हैं, जिन्हें हम संपीड़न तथा विरलन के नाम से जानते हैं। मतलब जब ध्वनि तरंग का संचरण होता है, तो इनके बीच जो होते हैं 2 क्षेत्र बनते हैं, जिन्हें हम संपीड़न के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है विरलन के नाम से जानते हैं। अब देखो संपीड़न क्या है? संपीड़न हमेशा उच्च घनत्व तथा उच्च दाब संपीड़न का जो हमेशा घनत्व जो होता है उच्च होता है तथा दाब भी उच्च होता है और विरलन का जो घनत्व हमेशा कम होता है तथा दाब भी कम होता है। अब देखो ध्वनि की विशेषताएँ हम देखेंगे कि ध्वनि की विशेषताएँ क्या-क्या हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि ध्वनि सभी तरंगों की तरह, मतलब ध्वनि जो होती है सभी तरंगों की तरह एक निश्चित गति से यात्रा करती है और जो है इसमें आवृत्तियाँ और तरंगदैर्घ्य की गुण पाई जाती हैं। मतलब ध्वनि जो होती है हमेशा तरंगों की तरह एक निश्चित गति से यात्रा करती हैं और इसमें आवृत्तियाँ और अनुदैर्घ्य के जो है गुण पाए जाते हैं। तो ये हम कुछ ध्वनि की जो है विशेषताएँ पढ़े। अब यहाँ से जो हम ध्वनि के वेग और तरंगदैर्घ्य के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, ये जो नोट्स हम बता रहे हैं, ये जो खासकर एएलपी टेक्नीशियन मतलब रेलवे के जो भी एग्ज़ाम भी हाल ही में लगे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर आपके एग्ज़ाम को साबित होगा, क्योंकि हम जो है इस जो है सब्जेक्ट को जो मतलब साउंड आपको पढ़ा रहे हैं, ये वाला चैप्टर हम एसके झा के नोट से तथा जो एक नीरज सर पढ़ाते हैं, उनके नोट से जो है हम सभी कंबाइन कर तथा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तथा उनके जो इम्पोर्टेंट तथ्य था उनको भी लाकर जो है हम ऐड करके ये जो है क्लास को जो हम करा रहे हैं, जिसमें हम ध्वनि के चैप्टर को हम कहीं से इसका बारीकी क्वेश्चन को छोड़े नहीं हैं। तो ये जो इस मतलब ध्वनि चैप्टर को आप कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर साबित होगा। तो ये वेग और तरंगदैर्घ्य क्या है? तो यहाँ पर देखो वेग और तरंगदैर्घ्य के बारे में देखेंगे। अब देखो 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। देखो 2 क्रमागत श्रृंग या 2 क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम हमेशा तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य को हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो जो 2 क्रमागत श्रृंग और 2 क्रमागत गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब देखो तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो होता है हमारा हर्ट्ज से होता है, जिसे हम एच जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो तरंग वेग क्या है?
तरंग वेग देखो प्रति इकाई समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम तरंग वेग कहते हैं या वेव वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, जहाँ v बराबर होता है एफ इंटू लेमडा, जहाँ एफ हमारा जो है फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा तरंग दैर्घ्य मतलब ये लेमडा जो है, लेमडा का यह चिन्ह प्रतीक है। तो हमेशा तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ से जो है ये हमें तरंग वेग पूछ रहा है वो वेव वेलोसिटी, तो हम v बराबर जो है एफ इंटू लेमडा, जहाँ एफ जो है फ्रीक्वेंसी हमारा है और लेमडा हमारा तरंग दैर्घ्य है। अब उसके आगे हम देखेंगे कि आवृत्ति किसे कहते हैं तथा हर्ट्ज आवृत्ति की मात्रा क्या होती है तथा उसके बारे में देखेंगे। अब देखो प्रति सेकंड गिने जाने वाले कंपनों की संख्या को हमेशा गिने जाने वाली संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये प्रति सेकंड गिने जाने वाले कंपनों की संख्या होती है, तो उसे हम आवृत्ति के नाम से जानते हैं, जिसे हम एफ के नाम से भी जानते हैं तथा वी से भी हम अधिकतर सभी टीचर प्रदर्शित करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम में जो है हमें आवृत्ति का जो है प्रतीक एफ दिया है। अब देखो आवृत्ति की इकाइयों को हम हर्ट्ज कहा जाता है, मतलब आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है, जिसे हम अभी बताएं कि इसका प्रतीक जो होता है एच जेड होता है। अब देखो सामान्य मनुष्य जो होते हैं, सामान्य जो सुनने वाले मनुष्य जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। मतलब अभी हम ध्वनि के प्रकार भी देखेंगे कि पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, श्रव्य ध्वनि क्या होती है, तो अश्रव्य ध्वनि क्या होती है, उनके बारे में भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को जो है सुन सकता है। अब आवृत्ति जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है समय का, मतलब आवृत्ति अनुक्रमानुपाती 1/, समय अवधि होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारा अनुक्रमानुपाती जो होता है 1/t के होता है। अब कुछ हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि एक कण 20 सेकंड के लिए दोलन कर रहा है, मतलब यदि एक कण 20 सेकंड के लिए दोलन कर रहा है तो आवृत्ति जो है उसका 1/20 हो जाती है। तो गुना तो आवृत्ति 1/20 गुना है, तो यहाँ से जब हम आवृत्ति के मान 1/20 दिया गया है, तो यहाँ से जब हम t का मान ज्ञात करेंगे तो आवृत्ति समय का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/20 है तो समय कितना होगा 20 सेकंड होगा। तो यहाँ से जब हम समय निकालेंगे तो 20 सेकंड हो जाएगा। तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारा 1/20 है, तो यहाँ से जो है हम जब टाइम निकालेंगे तो 20 सेकंड आएगा। तो हम इस वाले प्रश्न से आवृत्ति जो होता है हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है समय अवधि के। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल किए। अब देखो अगला क्या है हमारा तारत्व, जिसे हम पिच के नाम से जानते हैं। अब देखो तारत्व जो होता है अधिकतर देखा जाता है कि जो हमारा अब यहाँ से हम तारत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में पिच के नाम से जानते हैं। अब देखो तारत्व क्या होता है? तारत्व वह गुण है जो संगीत की धुनों के संदर्भ में, मतलब जो तारत्व का वह गुण होता है जो संगीत के धुनों के संदर्भ में ध्वनियों को उच्च और निम्न रूप से आंकना संभव बनाता है। मतलब तारत्व जो होता है या पिच, जिसे इंग्लिश में पिच कहते हैं, इन्हीं के द्वारा ध्वनि के जो है ध्वनियों को जो है हम उच्च और निम्न में आंकना जो संभव बना पाते हैं। अब तारत्व हमेशा जो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है तारत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो तारत्व भी हमारा बढ़ेगा, और जो होता है जब यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी जो आवाज़ होती है वो पतली होती है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आवृत्ति भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि हमेशा पिच जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। और जो हमें फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो हमारा जो आवाज़ जो होती है वो पतली होती है। जो हमारा आवाज़ जब पतली होगी तो हमारा तारत्व भी कम होगा। तो यहाँ पर जो है तारत्व जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से जो हम तारत्व के बारे में पढ़ें तथा उनकी विशेषताओं को देखें कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर आवाज़ पतली होती है तथा फ्रीक्वेंसी घटाने पर आवाज़ मोटी होती है। तो हम तारत्व के बारे में यहाँ पर देखें। अब अगला क्या है कि जब एक तरंग की आवृत्ति अधिक होती है, मतलब जब तरंग की आवृत्ति अधिक होती है तो उच्च तारत्व वाली ध्वनि जो होती है आवृत्ति कम होती है। मतलब जब तारत्व की आवृत्ति अधिक होगी तो उच्च तारत्व वाली ध्वनि जो होती है कम होगी तथा कम तारत्व वाली ध्वनि अधिक होगी। तो यहाँ से जो है हम
तारत्व की कुछ विशेषताएँ देखें कि जब एक तरंग की आवृत्ति अधिक होती है तो उच्च तारत्व वाली ध्वनि जो होता है, उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है तथा कम तारत्व वाली ध्वनि होती है। अब यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रासरब्य क्या होता था, अवसरब्य क्या होता है। अब यहाँ अपसरब्य के बारे में हम देखेंगे कि वो ध्वनि जो होते हैं, वो ध्वनि जिनका जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे होती है, उन्हें हम अपसरब्य के नाम से जानते हैं तथा वही ध्वनि जो हमारी जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, उन्हें हम प्रासरब्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब देखो अपसरब्य जो धुन होती है वो ध्वनि कौन-कौन जानवर सुन सकते हैं, तो वो ध्वनि जो होते हैं वो व्हेल मछली, जैसे व्हेल एक मछली होती है, या हाथी जो होती है या कुत्ते जो होते हैं, इन धुनों को जो है सुन सकते हैं। अपसरब ध्वनि की जो है सीमा क्या होती है, वही ध्वनि जो 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, उन्हें हम अपसरब ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब देखो हम अगला हमारा क्या है कि अल्ट्रासाउंड के उपयोग क्या होते हैं तथा इनकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। तो अल्ट्रासाउंड के उपयोग के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या-क्या दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया अल्ट्रासाउंड क्या है, तो अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंग ही है। मतलब जो अल्ट्रासाउंड जो होता है, ये एक प्रकार की ध्वनि तरंग ही है जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण से ऊपर श्रव्य की सीमा से अधिक होती है। मतलब इनकी जो आवृत्ति जो होती है या फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो मनुष्य के कान के ऊपर, मतलब जो मनुष्य जितनी आवृत्ति सुन सकता है, उससे अधिक, उसकी सीमा से अधिक होता है। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में देखें कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। अब देखो अल्ट्रासाउंड जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज़ से कई गीगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति जो है के साथ काम करती है। मतलब अल्ट्रासाउंड डिवाइस जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज़ से लेकर कई गीगाहर्ट्ज़ तक जो है हर्ट्ज़ तक की आवृत्ति के साथ जो है काम करता है। तो हम अल्ट्रासाउंड की कुछ विशेषताएँ देखें। अब देखो अगला क्या है हमारा कि ये देखो इनकी बहुत अधिक आवृत्ति के कारण जो अल्ट्रासाउंड से मानव ध्वनि की तुलना में बहुत अधिक मंदन शक्ति होती है। मतलब ये जो अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति के कारण जो होता है हमारा, ये सामान्य ध्वनि की तुलना में बहुत अधिक मंदन शक्ति होती है। और जो होता है इसकी बहुत अधिक आवृत्ति के कारण जो अल्ट्रासाउंड में सामान्य ध्वनि की तुलना में जो बहुत अधिक मंदन शक्ति होती है। अब उसके बाद अगला देखेंगे इनका क्या उपाय है। अब इसका उपाय जो है तो समुद्र के नीचे की वस्तुओं और जो है मानव शरीर के अंदर के अंगों का पता लगा, मतलब मानव शरीर के सूक्ष्म अंगों का पता लगाने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। जैसे समुद्र के नीचे की वस्तुओं, मतलब जैसे समुद्र में किसी नीचे वस्तु को पता लगाने के लिए हम किस तरंग का प्रयोग करते हैं, तो हम अल्ट्रासाउंड तरंग का इस अल्ट्रासाउंड तरंग के किरणों के द्वारा जो है हम इन समुद्र के नीचे की वस्तुओं का हम पता लगा सकते हैं। अब देखो अगला क्या है हमारा कि ध्वनि का आयाम किसे हम कहते हैं, मतलब ध्वनि के आयाम के बारे में देखेंगे कि ध्वनि का आयाम क्या होता है। अब ध्वनि का दाब जो है ध्वनि के दाब की ताकत या स्तर को ही हम ध्वनि का आयाम, यहाँ से हम देखेंगे कि आइडेंटिसिटी मतलब प्रबलता जो होता है वो हमेशा एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती, क्योंकि जब हम प्रबलता को बढ़ाएंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो यहाँ से हम जो है ध्वनि के आयाम के बारे में देखें। अब यहाँ से हमारा अगला क्या है, अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है ध्वनि के स्पीड के बारे में। जैसे एक तरंग जो हमारा 0.05 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। मतलब वो एक तरंग जो है वो 0.05 सेकंड में 10 मीटर की ध्वनि तय करती है तथा तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यदि आवृत्ति 200 हर्ट्ज़ है, मतलब तरंग की तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करना है। यदि आवृत्ति 200 हर्ट्ज़ है और तरंग का जो है समय जो दिया गया है वो 0.5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। तो अभी हम पढ़े हैं कि हमें स्पीड बराबर हम क्या, तरंग वेग बराबर क्या होता है, हमेशा फ्रीक्वेंसी तरंग वेग बराबर होता है फ्रीक्वेंसी गुणे
तरंगदैर्घ्य मतलब आवृत्ति गुणे जो है तरंगदैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया गया है, 200 हर्ट्ज़ दिया गया है और हमें तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा ज्ञात करना और स्पीड बराबर हम देखें मतलब तरंग वेग बराबर होता है फ्रीक्वेंसी गुणे लैम्ब्डा। तो यहाँ से लैम्ब्डा देखो स्पीड हमें दिया नहीं गया, तो स्पीड को हमें स्पीड मतलब चाल को ज्ञात करने के लिए हम क्या जानते हैं कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय होता है। दूरी हमें हमें कितना 10 मीटर दिया गया था, समय हमें 0.05 सेकंड दिया गया। तो यहाँ से जब हम चाल ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 200 मीटर पर सेकंड आएगा। अब तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्ब्डा बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बराबर होता है तरंग वेग बटे जो है फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। अब हमारा फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज़ दिया गया तथा हमारा स्पीड मतलब चाल जो दिया दिया है, यहाँ से हम ज्ञात कर रहे हैं 200 मीटर पर सेकंड। 200 में 200 जब भाग करेंगे तो हमारा मतलब तरंगदैर्घ्य जो आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ से जो है इस प्रश्न को हम तरंग वेग के एक न्यूमेरिकल को हल किए हैं। अब अगला क्या है हमारा कि प्रबलता किसे कहते हैं, जिसे हम लाउडनेस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। अब देखो प्रबलता क्या है, तो प्रबलता हम प्रति सेकंड कान तक पहुँचने वाली ध्वनि ऊर्जा के माप को जो प्रबलता कहते हैं, मतलब प्रति सेकंड तक पहुँचने वाली ध्वनि की ऊर्जा के माप को जो है हम प्रबलता कहते हैं। अब प्रबलता अभी हम पढ़े, प्रबलता हमेशा आयाम के वर्ग के आयाम के जो होता है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रबलता जो होता है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम प्रबलता को उसे प्रबलता जो होता है उसे हम लाउडनेस प्रबलता को इंग्लिश में हम लाउडनेस के नाम से जानते हैं, आयाम को एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से आगे क्या है कि इसे जो हम डेसिबल में मापते हैं, मतलब प्रबलता को हमेशा डेसिबल में मापते हैं और 80 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ें जो शारीरिक रूप से जो शारीरिक रूप से जो दर्दनाक शोर होती है। मतलब 80 डेसिबल जो होती है 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि हमेशा जो है मानव शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। अब यहाँ पर दिया गया कुछ इम्पोर्टेंट ध्वनि की तीव्रता का स्तर दिया गया कि जब मनुष्य छींकता है तो कितने डेसिबल का होता है। जब मनुष्य छींकता है तो वो हमेशा 10 डेसिबल के उसका डेसिबल जो होता है 10 डेसिबल होता है, तथा जब कोई पत्ता गिरता है तो उसका डेसिबल कितना होता है, 20 डेसिबल होता है। या 2 बच्चे जब बात करते हैं, मतलब 2 बच्चे आपस में बात करते हैं तो वो 30 डेसिबल के रेंज में बात करते हैं। और फ्रिज जो चलता है वो फ्रिज जब चलता है तो उसकी जो आवाज़ आती है वो 40 डेसिबल आता है। तो ये और उसके बाद जब बारिश होती है तो 50 डेसिबल में होता है, तथा जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो 60 डेसिबल। या कार की आवाज़ें जो होता है 70 डेसिबल होता है, ट्रक की आवाज़ 80 डेसिबल होता है, तथा जहाज की आवाज़ जो होता है वो 100 डेसिबल के ऊपर होता है। रॉकेट का जो आवाज़ होता है वो 140 डेसिबल के रेंज में होता है। तो ये ध्वनि की तीव्रता या स्तर के बारे में हम देखें। अब अगला क्या है हमारा, तो कौन-सा हेडिंग है, तो यहाँ पर जो है ध्वनि के परावर्तन के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे, कहाँ-कहाँ होते हैं। तो हम जो है जैसे हम लाउड स्पीकर जो होता है, लाउड स्पीकर जिसे हम डीजे के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर ध्वनि का परावर्तक होता है। तो वहाँ पर हम ध्वनि के परावर्तक के अनुप्रयोग के बारे में देखते हैं, तथा जो डॉक्टर आला का प्रयोग करता है, वहाँ पर जो ध्वनि के अनुप्रयोग से ही आला प्रयोग में आता था। तीसरा जो है हम क्लिनिक ऑफ द कंसेप्ट हॉल में जहाँ होता है, जहाँ क्लिनिक ऑफ कंसेप्ट हॉल होता है, वहाँ पर भी ध्वनि का परावर्तन के अनुप्रयोग करके जो है एक मनोरंजक प्रदर्शन करते हैं। अब उसके बाद अगला क्या है, सोनार क्या है कि सोनार का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है, जिसे हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के नाम से जानते हैं। मतलब सोनार जो होता है उसे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह एक उपकरण है जो वस्तुओं का पता लगाने के लिए जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। मतलब सोनार जो होता है ये जो पनडुब्बी वाली जहाज होती है, मतलब पानी वाला, उसी में सोनार का प्रयोग करते हैं, जो हमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों का उपयोग मतलब सोनार में जो होता है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। ये वस्तुओं का उस मतलब समुद्र में रहने वाली वस्तुओं का पता लगा लेती है, या कोई वस्तु आ रही है या जा रही है तो उन सभी का जो है ये निगरानी सोनार करता है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का इसका फुल फॉर्म है। अब उसके बाद अगला क्या है, अनुरणन किसे कहते हैं। अनुरणन क्या है, तो अनुरणन बार-बार परावर्तन के कारण ध्वनि की जो है दृढ़ता है। जैसे हम कहीं पर देखते हैं कि ध्वनि हमेशा बार-बार एक ही ध्वनि बार-बार सुनाई देती है। जैसे हम
इको या जो है जिसे हम इको के नाम से जानते हैं। जैसे हम कभी किसी खेत में हम किसी खेत या गन्ने गन्ने के पास जब हम गन्ने का खेत होगा या हम किसी जंगल में रहते हैं, तो वहाँ पे जब हम बोलते हैं, तो हमेशा हमें जो है एक ही आवाज़ बोलते हैं, जैसे हेलो बोलते हैं, तो उधर से भी हेलो हेलो की आवाज़ आती है, या हम किसी को बुलाते हैं, तो उधर से भी वही आवाज़ सेम आती है। तो ये किसके कारण होता है? तो ये अनुरणन के कारण होता है। अब उसके बाद अगला क्या देखेंगे कि डॉपलर का प्रभाव क्या है? तो डॉपलर का प्रभाव या डॉपलर जो है डॉपलर प्रभाव या डॉपलर शिफ्ट एक जो है पर्यवेक्षक के संबंध में एक तरंग की आवृत्ति में परावर्तन है। मतलब डॉपलर जो होता है, ये डॉपलर प्रभाव या डॉपलर शिफ्ट एक पर्यवेक्षक के संबंध में जो होता है, एक तरंग की आवृत्ति में परावर्तन है, जो तरंग स्रोतों के सापेक्ष गति करता है। मतलब जो होता है आवृत्ति के परावर्तन में जो तरंग स्रोत के सापेक्ष गतिमान होता है, उसी को हम डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब इनका डॉपलर प्रभाव का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? तो इनके उदाहरण कुछ हैं, कुछ इस प्रकार हैं कि देखो, सायरन बजाते हुए आपके पास से गुजरने वाली एम्बुलेंस या डॉपलर प्रभाव का एक सामान्य प्रदर्शन है। मतलब जो डॉपलर प्रभाव होता है, ये जैसे सायरन बजाते हुए आपके पास से गुजरने वाली एम्बुलेंस एम्बुलेंस डॉपलर प्रभाव का एक सामान्य प्रदर्शन है। तो डॉपलर प्रभाव का कंसेप्ट है कि जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं, तो उधर से जब रेलगाड़ी आती है, तो वो जब हॉर्न मारती है, तो उधर से जब आती है, तो आवाज़ हमें तेज़ सुनाई देता है। फिर जब जितना दूर हमें, मतलब हमसे जितना दूर वो दूर होती जाएगी, तो हमेशा आवाज़ स्लो सुनाई देता है। तो वही है डॉपलर प्रभाव का डॉपलर प्रभाव जो होता है, शिफ्ट एक पर्यवेक्षक के संबंध में एक तरंग आवृत्ति में परावर्तन है, जो तरंग के स्रोतों में सापेक्ष गतिमान करता है। मतलब ये तरंग के सापेक्ष जो गतिमान करता है। तो यही इसका एग्ज़ाम्पल है कि जैसे एम्बुलेंस आता है, तो जब सायरन बजाती है, तो उनके ध्वनि को हमें बहुत तेज़ सुनाई देता है, लेकिन जब हमारे पास से गुज़रती आगे चली जाती है, तो वो कम होती जाती है। या जब हम किसी रेलगाड़ी के स्थान पर मतलब प्लेटफ़ॉर्म पर रहते हैं, तो वहाँ पे जब ट्रेनें आती है, तो जब आती हुई सामने से आती है, तो आवाज़ हमें तेज़ी सुनाई देती है। फिर जब जाती है, तब हमें आवाज़ धीरे-धीरे स्लो सुनाई देती है। तो यही जो है डॉपलर का प्रभाव है। अब देखो, हम डॉपलर के कुछ कंसेप्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम क यहाँ पथ पर, मतलब हम कहीं बीच एक स्थान पे हैं। अब जब दूर से हमें कोई आवाज़ आती है, तो वो हमेशा पतली सुनाई देगी, तथा जब हमसे दूर दूर जाती रहेगी, तो आवाज़ हमेशा मोटी सुनाई देगी। तो जब आवाज़ मोटी सुनाई देगी, तो हम ख़ासकर ये जब कोई आवाज़ मोटी होगी, तो वो हमें कम, मतलब धीरे-धीरे कम सुनाई देगा। और जब आवाज़ पतली होती है, या दूर की आवाज़ें जो होती है, ये पतली है, तब भी वो आवाज़ हमें तेज़ी सुनाई देता है। तो यही जो है डॉपलर की कांसेप्ट है, जो हम कुछ इस प्रकार पढ़े हैं कि रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन की आवाज़ें या एम्बुलेंस हमारे पास से गुज़र रही है, तो उनकी जो है आवाज़ें हमें तेज़ी सुनाई देती है। तो यही जो है डॉपलर के कुछ कांसेप्ट थे। अब हम देखेंगे कि मैक संख्या किसे कहते हैं। जो मैक संख्या का प्रयोग होता है, ख़ासकर जैसे जब कोई मिसाइल लॉन्च होता है, तो उसमें बताते हैं कि ये 4 मैक का है, 5 मैक का है, या मैक क्या है। तो मैक की संख्या के बारे में हम देखेंगे कि मैक संख्या क्या है। अब देखो, मैक संख्या को हम, इसका अनुपात क्या होता है? ये अब मतलब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड या ऑब्जेक्ट का स्पीड तथा स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि का चाल, मतलब वह कितनी स्पीड से चल रही है, तो ध्वनि की स्पीड कितना है, उसी को हम मैक के नाम से जानते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का स्पीड, मतलब उस मिसाइल का कितनी स्पीड है, तथा ध्वनि में उसकी कितनी चाल है, उससे ध्वनि की चाल से जब हम भाग कर देंगे, तो हमेशा मैक मैक की संख्या ज्ञात होगा। अब देखो, जैसे सबसोनिक मैक कहते हैं, मतलब सबसोनिक कितने मैक का होता है? तो सबसोनिक मैक जो होता है, वो हमेशा 1 मैक होता है, तथा ट्रांससोनिक मैक जो होता है, वो 1 के बराबर होता है। उसके बाद सुपरसोनिक जो होता है, वो 1 मैक से अधिक होता था। हाइपरसोनिक मैक जो होता है, वो 5 मैक से अधिक होता है। तो ये जो है कुछ मैक संख्या का उदाहरण दिया है कि सुपरसोनिक किसे कहते हैं, हाइपरसोनिक मैक किसे कहते हैं, या ट्रांससोनिक मैक। तो जो सुपरसोनिक मैक होता है, वो मैक संख्या से अधिक होता है। मतलब मैक संख्या से अधिक होता है, तथा जो ट्रांससोनिक जो होता है, वो मैक संख्या के बराबर होता है, और सुपरसोनिक मैक जो होता है, वो 1 से अधिक होता था। हाइपरसोनिक मैक जो होता है, वो 5 मैक से अधिक होता है। अब देखो, मैक संख्या हम यहाँ से ज्ञात करें कि मैक संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब जैसे हम 50 की स्पीड में चल रहे हैं,
50 की स्पीड में हम चल रहे हैं और हाँ, कहाँ पर चल रहे हैं तो हम जैसे पृथ्वी पर चल रहे हैं तो पृथ्वी में वायु की चाल कितनी है? तो वायु की चाल जो होती है वो 344 मीटर पर सेकंड होती है, तो हम 50 में 344 से जब भाग करेंगे तो हमारा जो है मैक संख्या ज्ञात होगा। अब अगला क्या है हमारा इस देखो सोनिक बूम या बूम क्या है? अब सोनिक बूम की विशेषताओं को देखेंगे कि ये क्या है? तो सोनिक बूम जो होता है जब किसी चीज़ की रफ़्तार ध्वनि से ज़्यादा तेज़ हो जाती है, मतलब जब किसी चीज़ मतलब किसी चीज़ की रफ़्तार जो होता है, ध्वनि से ज़्यादा तेज़ी हो जाती है तो उसे सुपरसोनिक रफ़्तार कहते हैं। मतलब सुपरसोनिक की परिभाषा ही दिया गया है जब किसी ध्वनि की चीज़ मतलब ध्वनि की रफ़्तार किसी चीज़ की रफ़्तार ध्वनि से अधिक हो जाती है तो उसे हम सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। और जब किसी चीज़ की रफ़्तार जब 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ़्तार से तेज़ी से गति से चलती है तो उसकी रफ़्तार जो है सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। मतलब यहाँ पर दिया है सुपरसोनिक रफ़्तार कहते हैं तथा सुपरसोनिक स्पीड जो होती है जब 332 मीटर प्रति सेकंड की रफ़्तार से तेज़ी चलती है, तो वहाँ पर जो है सुपरसोनिक स्पीड होता है। अगर किसी देखो एयरक्राफ्ट की रफ़्तार जो 1225 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तेज़ होती है, तो वह सोनिक बूम उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर दिया गया है वही कि सोनिक बूम क्या है? तो यदि किसी एयरक्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट होते हैं या मिसाइल होते हैं, जो उनकी स्पीड जो है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज़ी हो जाती है, तो वहाँ पर सोनिक बूम उत्पन्न होने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ मैक संख्या के बारे में देखें, उसके बाद सोनिक बूम के बारे में देखें और हाइपरसोनिक किसे कहते हैं, सुपरसोनिक किसे कहते हैं, ट्रांससोनिक किसे कहते हैं तथा सबसोनिक किसे कहते हैं, इनके बारे में हम देखें। अब देखो यहाँ से हमारा जो है ध्वनि चैप्टर की कांसेप्ट पूरा हमारा समाप्त होगा, जो हम अच्छी तरह से पढ़ें। अब इसके बाद जो है हम यहाँ से एनसीईआरटी न्यूमेरिकल देखेंगे, ध्वनि चैप्टर की एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। तो चलिए जो है अब हम न्यूमेरिकल को हल कर लेते हैं, जो हमारा 10 से 15 न्यूमेरिकल दिया गया है, जो हमारे एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी जो दिया है 2 किलोहर्ट्ज़ दिया गया है। किसी ध्वनि की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ और इसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यह जो है 1.5 किलोमीटर दूर चलने के लिए कितना समय लेगा? मतलब तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ दिया गया है तथा इसकी तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा जो 35 सेंटीमीटर दिया गया है तथा इसके यह जो है 1.5 किलोमीटर दूरी चलने के लिए कितना समय लेगी? तो यहाँ पर दिया गया है देखो आवृत्ति जिसे अभी हम बताए ना कि सभी टीचर आवृत्ति को कहीं भी से प्रदर्शित करते हैं या एफ से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो हमारा दिया गया आवृत्ति भी से प्रदर्शित करता है। तो आप जैसे हम जहाँ भी लिखे हैं तो वहाँ पर हम वो प्रतीक वाला वो जहाँ प्रतीक का चिन्ह लिखे हैं तो उसके बगल हम वो चीज़ लिख दिए हैं कि वो आवृत्ति है या वेग है। तो यहाँ पर जो भी हम लिखे हैं वो आवृत्ति के अनुसार लिखे हैं। तो आवृत्ति हमारा जो दिया गया वो 2 किलोहर्ट्ज़ दिया गया। अब देखो 2 किलोहर्ट्ज़ को हम हर्ट्ज़ में जब बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा हर्ट्ज़ ज्ञात हो जाएगा। तो 2 किलोहर्ट्ज़ बराबर होता है 2000 हर्ट्ज़। अब तरंग दैर्घ्य हमारा दिया गया है कितना लैम्ब्डा बराबर 35 सेंटीमीटर, तो इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा, 100 से भाग दे देंगे। अब तरंग वेग हम क्या ज्ञात करें कि तरंग वेग बराबर होता है तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति, मतलब तरंग वेग जो होता है वो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारा तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा का मान जो दिया गया 0.35 दिया गया है तथा उसका आवृत्ति जो दिया गया 2000 हर्ट्ज़ दिया गया। तो ये 35 के गुणे जो हम 2000 में गुणा करेंगे तो हमारा 700 मीटर प्रति सेकंड आएगा, यानी तरंग वेग जो होगा वो 700 मीटर प्रति सेकंड होगा। अब समय कितना लेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे वेग, मतलब 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ से जब समय हम ज्ञात करेंगे तो दूरी बटे वेग हो जाएगा। अब देखो दूरी कितना है यहाँ पर हमारा? दूरी हमारा है 1.5 किलोमीटर दिया गया है यहाँ पर। तो 1.5 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, उसके बाद हमारा दिया गया वेग कितना है हमारा 7.5 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। अब देखो 1000 गुणे 1.5 में जब 7.5 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा कितना? ये 2.1 सेकंड आएगा, मतलब 2.1 सेकंड में जो है 1.5 किलोमीटर की दूरी
तय कर लेगा। तो यहाँ से हम पहला प्रश्न हल करें। अब अगला क्या क्वेश्चन है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि मतलब किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है 220 हर्ट्ज तथा वेग जो है 440 मीटर पर सेकंड है। इस तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। मतलब इसमें हमें लैम्ब्डा का मान ज्ञात करना है। तो आवृत्ति हमारा फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज दिया है तथा वेग हमारा 440 मीटर पर सेकंड दिया गया। तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बराबर होता है तरंग वेग बटे आवृत्ति। तो यहाँ से 440 में 220 से जब भाग करेंगे तो हमारा तरंगदैर्घ्य जो आएगा 2। अब अगला हमारा क्या है, एनसीईआरटी सारणी दिया गया है जिसमें जो हमारा महत्वपूर्ण है, जिसमें ये जो है एग्ज़ाम में प्रत्येक का चाल पूछने की संभावना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया कि विभिन्न माध्यम में जो 25 अंश सेल्सियस पर ध्वनि की चाल पूछा है, मतलब 25 अंश सेल्सियस पर जो है ध्वनि की चाल पूछा। तो निकिल का जो है ये एल्युमिनियम पे क्या होता है, एल्युमिनियम का दिया गया है कितना, यहाँ पर हमारा 6120 दिया गया। उसके बाद निकिल का कितना होता है 25 अंश सेल्सियस पे। निकिल के ये जो एल्युमिनियम, निकिल, स्टील, लोहा, पीतल ये क्या है, काँच, ये सब ठोस अवस्था में है। तो ठोस अवस्था में 25 अंश सेल्सियस का चाल पूछा है। जैसे एल्युमिनियम को पूछ लिया तो एल्युमिनियम का होता है 6120 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर चाल हमेशा मीटर पर सेकंड होता है। अब जैसे निकिल का पूछ लिया तो निकिल का चाल कितना है, यहाँ पर दिया गया 6040 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्टील का कितना होता है 5960 मीटर पर सेकंड होता है। लोहा का कितना होता है 5950 होता है तथा पीतल का कितना होता है 4700 होता है तथा कांच का कितना होता है 3980 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये तो हम एल्युमिनियम, निकिल, स्टील, लोहा, पीतल, कांच के जो है ध्वनि में जो है चाल चाल पता किए कि कितना-कितना चाल होता है। अब देखो हम देखेंगे कि 25 अंश सेल्सियस में द्रव का जो है जल का चाल कितना होता है, समुद्री जल का चाल कितना होता है तथा ये नॉर्मल जल का कितना चाल होता है, इथेनॉल का कितना होता है और इथेनॉल कितना होता है और मेथनॉल का कितना होता है। तो समुद्री जल का चाल जो होता है वो 1531 मीटर पर सेकंड होता है तथा सामान्य जल का चाल जो होता है वो 1400 मीटर पर सेकंड मतलब ध्वनि का चाल जो होता है। इथेनॉल का जो चाल है वो 1207 मीटर पर सेकंड होता है तथा मेथनॉल का जो है 1103 मीटर पर सेकंड है। अब देखो गैस का हम देखेंगे कि ध्वनि का चाल गैस में कितना होता है, हाइड्रोजन में कितना होता है। तो हाइड्रोजन में जो हमारा 1284 मीटर पर सेकंड होता है। हीलियम में कितना होता है, ये 965 मीटर पर सेकंड होता है तथा वायु का चाल जो होता है वो 346 मीटर पर सेकंड। तो 346 दिया है लेकिन कहीं-कहीं 344 या 322 भी बता देते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है मतलब ये तथ्य, तो ये हम देखेंगे त वायु का चाल ध्वनि में जो होता है वो 346 मीटर पर सेकंड होता है तथा ऑक्सीजन में ध्वनि का चाल जो होता है 316 मीटर पर सेकंड होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड का जो है 313 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ध्वनि का चाल जो है हमारा वायु में कितना होता है, हीलियम में कितना होता है, हाइड्रोजन में कितना, जल में, समुद्री जल में कितना होता है, पीतल, लोहा, स्टील, निकेल या एल्युमिनियम में कितना-कितना होता है। तो हम कुछ इस जो है ध्वनि का चाल हम कुछ माध्यमों में देखेंगे कितना-कितना होता है। अब अगला क्या है, हमारा अगला न्यूमेरिकल कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास जो है ताली बजाता है। मतलब एक एक खड़ी चट्टान है, उसके पास ताली बजाता है, तो उसकी प्रतिध्वनि जो है 2 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। मतलब उसकी प्रतिध्वनि जो होती है, वो 2 सेकंड बाद 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। ये ध्वनि की जो है चाल 346 मीटर पर सेकंड मतलब ध्वनि की चाल जो है 346 मीटर पर सेकंड है। तो चाल तथा मनुष्य के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना, मतलब तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या ध्वनि की चाल कितना v बराबर क्या दिया है 346 मीटर पर सेकंड दिया है। प्रतिध्वनि सुनने में हमें समय कितना लग रहा है 2 सेकंड लग रहा था। दूरी क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर दूरी बराबर समय गुणे वेग होगा। तो यहाँ से हम जब ज्ञात करेंगे 346 गुणे 2 मतलब आने और जाने में समय कितना लगा। जैसे यहाँ चट्टान है, जब हम यहाँ चट्टान है, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो यहाँ से जब हम ताली बजाएँगे तो कुछ जाने में समय लगेगा, उसके बाद आने में जो समय लगेगा तो कितना होगा, तो वही जो है और ध्वनि की चाल जो कितना है वो 346 मीटर पर सेकंड है। तो 346 में हम 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 692 मीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चट्टान है, यहाँ पर मनुष्य है, तो इन दोनों के बीच हमें दूरी जब ज्ञात करेंगे तो दूरी हमारा जो कितना आएगा 392 में हम 2 से जब भाग करेंगे तो 346 मीटर आएगा। तो चट्टान जो है हमारा 346 मीटर है और आने और जाने में लगा समय जो दूरी जो है वो 692 मीटर है। तो यहाँ से इस प्रश्न का कुछ इस प्रकार उत्तर था। अब अगला क्या हमारा
कि किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य मतलब किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य मतलब प्रास दिया गया 20 हर्ट्ज़ से 20 किलोहर्ट्ज़ है। इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। मतलब 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ है, तो इन दोनों आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यदि वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर प्रति सेकंड है। यदि यहाँ पर ध्वनि का वेग ना दिया होता है कितना होता, तो यहाँ पर हम 346 मीटर प्रति सेकंड लगाते हैं। अब देखो क्या है कि वायु में ध्वनि का वेग जो कितना 344 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। अब श्रव्य जो होता है हमारा श्रव्य परिसर आवृत्ति जो दिया गया मतलब फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ तक है। अब देखो 20 किलोहर्ट्ज़ बराबर क्या होता है 20,000 हर्ट्ज़ होता है। अब हम तरंगदैर्घ्य अभी हम क्या पढ़े हैं कि आवृत्ति बराबर जो होता है वो तरंगदैर्घ्य तथा वेग के गुणनफल के नहीं, इसका क्या नाम है तरंग वेग बराबर क्या होता है कि आवृत्ति मतलब आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य यानी फ्रीक्वेंसी गुणे तरंगदैर्घ्य। तो हम जब तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करेंगे मतलब मान निकालेंगे तो वो तरंग वेग बटे आवृत्ति हो जाएगा। जैसे तरंग वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं तथा आवृत्ति को f से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। अब पहले कंडीशन में देखेंगे 20 हर्ट्ज़ में कितना तरंगदैर्घ्य लगेगा, तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होगा पहले कंडीशन में 20 हर्ट्ज़ में तो 344 मीटर प्रति सेकंड हमारा ध्वनि का वेग दिया गया है। तो 344 में हम जब 20 से भाग करेंगे 20 हर्ट्ज़ से तो हमारा 17.2 मीटर आएगा। उसके बाद दूसरे कंडीशन में जब हम देखेंगे 2000 किलोहर्ट्ज़ में हम जब देखेंगे इसके तरंगदैर्घ्य क्या है, तो 344 बटे हम जब मतलब 20,000 में, क्योंकि 20 किलोहर्ट्ज़ में हम 20,000 हर्ट्ज़ होता है ना, तो यहाँ से 20,000 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.0172 मीटर आएगा। तो ये दोनों कंडीशन में हमारा पहले कंडीशन में 20 हर्ट्ज़ में हमारा 17.2 मीटर तरंगदैर्घ्य आएगा तथा दूसरे कंडीशन में 20,000 हर्ट्ज़ में हमारा 0.0172 मीटर आएगा। अब अगला क्या क्वेश्चन है कि 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से जो है एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित है। मतलब 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित है, तो पानी के तालाब में गिराया जाता है, तो पानी में इसके गिरने की ध्वनि जो होती चोटी पर कब सुनाई देगी। मतलब 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी के इसके गिरने की ध्वनि जो होती चोटी पर कब सुनाई देगी। यदि गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया तो ध्वनि का चाल 340 मीटर प्रति सेकंड दिया गया। तो यहाँ पर ऊंचाई कितना दिया गया 500 मीटर ऊंचाई कोई मीनार है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया और उसके बाद ध्वनि का चाल जो दिया गया है, यहाँ पर ध्वनि का चाल नहीं दिया होता कि 340 मीटर प्रति सेकंड है, तो हम ध्वनि का चाल अभी पढ़ेंगे कि ध्वनि का चाल क्या होती है वायु में 344 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर ध्वनि का चाल 340 मीटर प्रति सेकंड दिया, इसलिए हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे। अब उसके बाद देखो हमें ज्ञात करना है ध्वनि की चाल पानी में इसके गिरने में ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी, मतलब टी का मान ज्ञात करना। तो टी का मान ज्ञात करने के लिए देखो जब हम ऊंचाई से कोई चीज़ गिराएंगे तो पहले आने में कुल समय लगेगा, फिर यहाँ से फिर ऊपर जाएगी तो आने और जाने का समय यहाँ पर पूछा, मतलब टी का समय पूछा है। तो टी बराबर क्या है जाने वाला का समय तथा आने वाला का समय। तो T1 तथा T2 का मान ज्ञात करना। तो गति के दूसरे समीकरण से हम पहले एच का मान मतलब यहाँ से T1 का मान ज्ञात करेंगे। तो T1 बराबर गति के दूसरे समीकरण क्या है यस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण दिया गया है। तो गुरुत्वाकर्षण के संबंध में गति का दूसरा समीकरण क्या हो जाता है यस बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यही जो गुरुत्वाकर्षण विपरीत होता तो हमारा क्या होता है यहाँ पर माइनस gt स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण माइनस है नहीं, तो इसीलिए जो है हमारा यहाँ पर प्लस 1/2 gt स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई या दूरी कितना दिया है 500 मीटर दिया गया तथा u का मान प्रारंभिक वेग 0 है, क्योंकि शुरू में उसका वेग जो है 0 है, तो इसीलिए हम u का मान 0 रखेंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये फिर उसके बाद 1/2 गुणे गुरुत्वाकर्षण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है तथा टी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। टी स्क्वायर T1 स्क्वायर ज्ञात करना है। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 2 पंचे 10 और यहाँ पर 5 बचा, 500 में जब हम 5 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 सेकंड आएगा। अब देखो यहाँ से टी का मान हमारा 10 सेकंड आ गया। अब हम दूसरा T2 जब ज्ञात करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय, क्योंकि हमें दूरी भी पता चल गया उसका चाल भी पता चल गया। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, तो 500 बटे
हमारा दूरी 500 मीटर ऊँचा है तथा चाल जो है 340 मीटर पर 340 जो है मीटर प्रति सेकंड है उसका वेग। तो यहाँ से जब हम T2 का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.79 सेकंड आएगा। अब देखो कुल समय हमारा कितना लगेगा, तो यहाँ से हमारा T1 का मान 10 सेकंड निकला था, तो उसके बाद T2 का मान जो हमारा निकला था 1.47। तो इसको जब हम पूरा ऐड करेंगे तो हमारा 11 दशमलव जो है 97 सेकंड आएगा। तो हमारा कुल समय जो है लगभग 12 सेकंड लगेगा, आने और जाने में कुल टोटल लगभग 12 सेकंड लगेगा। अब अगला प्रश्न क्या है हमारा कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति जो 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी। मतलब किसी ध्वनि की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी। तो आवृत्ति जो है हमारा 100 हर्ट्ज दिया। अब ध्वनि की आवृत्ति जो होती 1 सेकंड में एक बार कंपन कर रही है, मतलब ध्वनि आवृत्ति जो होती है 1 सेकंड में एक बार कंपन करती है, यानी जो 60 सेकंड में 60 बार वह कंपन करेगी। तो हमें कंपन की संख्या ज्ञात करना है, तो कंपन की संख्या बराबर कंपन का वेग बराबर क्या होता है, कंपन की संख्या बटे समय, मतलब कंपनों की संख्या कितना है उसमें हम समय से भाग कर देंगे तो हमें कंपन का वेग ज्ञात हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर v इंटू टी होगा। तो यहाँ से v का मान हमारा 100 दिया गया तथा t का मान 1 मिनट दिया गया, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो हम जब 100 में जब हम 60 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6000 बार यह कंपन करेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा 6000 बार वह कंपन करेगी। अब अगला क्या है कि एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, मतलब इसका ध्वनि का तरंग जो दिया गया, मतलब वेग जो दिया गया 339 मीटर पर सेकंड दिया गया। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य जो 1 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1.5 सेंटीमीटर हो, तो तरंग की आवृत्ति मतलब तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यदि मतलब यहाँ से जो है 1 सेकंड में 1.5 मीटर सेकंड हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तब हम यहाँ पर याद करेंगे कि देखो तरंग का वेग, ध्वनि तरंग का वेग कितना दिया गया 339 मीटर पर सेकंड यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद तरंग दैर्घ्य हमें कितना दिया गया 1.5 सेंटीमीटर दिया गया। देखो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो वह समय 100 से भाग करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 0.015 यहाँ पर मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर। अब उसके बाद देखो तरंग दैर्घ्य, अभी तरंग वेग बराबर क्या पढ़ा है कि तरंग दैर्घ्य गुणे आवृत्ति। तो यहाँ से जब हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर तरंग वेग बटे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो हम 300 वेग तरंग वेग जो हमारा दिया 339 बटे फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हमें तरंग दैर्घ्य नहीं ज्ञात करना है, हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर जो है तरंग वेग बटे लैम्डा हो जाएगा। तो तरंग वेग जो हमारा 300 तरंग वेग मतलब ध्वनि में कितनी उसकी चाल है। तो यहाँ पर ध्वनि की चाल जो दिया गया 339 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 0.15 मीटर है, 0.015 मीटर। तो 339 में जब इनसे भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 22,600 हर्ट्ज टोटल हमारा जो इसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा कुछ इस प्रकार था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखो यहाँ से जो है हमारा ध्वनि चैप्टर के जो जितने भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के थे या उसका जो एग्जाम्पल में दिए थे या जो इसका अभ्यास में दिया गया था खुद करने के लिए, उन सभी का जो है हम प्रश्न सभी न्यूमेरिकल को हम लिखकर उसका सलूशन अच्छी तरह से कर जो है हम इस वीडियो में अच्छी तरह समझाए हैं। तो इसी प्रकार जो है यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो होगा कि यह वीडियो जो है आपको आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। इसी के साथ नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।